आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूँ। जय भीम, हुल जौहार। चलिए मूल पाठ को आगे पढ़ते हैं। चंद्रपुर महाराष्ट्र का एक पिछड़ा जिला था। इसकी सीमाएं आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश को छूती थीं। 8वें दशक में इस जिले में औद्योगिक विकास बहुत तीव्र गति से हुआ था। कोयले का प्रचुर भंडार इस जिले को कोयला उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण स्थान पर रखता है। इन तमाम स्थितियों में अपराध दरें भी बढ़ी हैं। इसी दौरान इस जिले में डकैती और राहजनी की कई वारदातें हो गई थी। पुलिस की सक्रियता बढ़ गई थी। शरद पवार पर राजनीतिक दबाव था। स्थानीय पुलिस की मदद के लिए आरक्षित पुलिस बल को भी लगा दिया गया था। इसी से इस बात का अंदाजा पहुंचता है कि स्थिति कितनी विषम रही होगी, जो लोकल पुलिस के साथ साथ रिजर्व पुलिस फोर्सेस को भी इस्तेमाल में लाना पड़ गया होगा। जिनको लगता है कि एक दलित की आत्मकथा में रोने धोने के अलावा और हो ही क्या सकता है, उन्हें अपना नजरिया बदलना चाहिए इस आत्मकथा को लेकर। इसमें महज रोना धोना नहीं है, बल्कि उसके विपरीत आत्मसम्मान से जीने की लड़ाई है। किस तरह विषम परिस्थितियों में अपने आत्मबल को संचित कर आत्मसम्मान से जीने की प्रेरणा है इसमें। चंदा देहरादून गई हुई थी। मैं अकेला घर में था। रात 10 बजे पुलिस जीप रुकने की आवाज आई। मैंने खिड़की से झांक कर देखा। कुरैशी जीप से उतरकर सीढ़ियों की ओर आ रहा था। मैंने दरवाजा खोला। कुरैशी ने अंदर आते हुए कहा, चलो आज तुम्हें रात्रि भ्रमण पर ले चलते हैं। मैंने पूछा, कहाँ? चलो तो सही, कुरैशी ने उतावलेपन से कहा। जीप में कुरैशी के साथ प्रादेशिक पुलिस के एक इंस्पेक्टर वर्मा सहित 4-5 सिपाही थे। रास्ते में कुरैशी ने इंस्पेक्टर वर्मा से परिचय कराया। डाकू उन्मूलन फोर्स के स्पेशल इंचार्ज थे। तो देखा आपने, पुलिस बल में भी कई तरह के टास्क फोर्सेस होते हैं और ये डाकू उन्मूलन फोर्स के इंचार्ज थे उसी में। आज की रात पेट्रोलिंग ड्यूटी पर निकले थे। एक बार की तुम्हें चिंतित हो रहा था, पता नहीं आज कुरैशी किस मुसीबत में फंसाने के लिए लिए जा रहा है। लेकिन इंस्पेक्टर वर्मा के व्यवहार और बातचीत ने मुझ में साहस जगा दिया था और मैं एक अनुभव के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गया था। कॉलोनी चेक पोस्ट से जीप भद्रावती पेट्रोल पंप की ओर मुड़ गई थी। जीप में तेल भरवाने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर आते ही जीप की गति तेज हो गई थी। अभी 4-5 किलोमीटर भी नहीं गए थे कि वरोरा की ओर से पुलिस अधीक्षक की गाड़ी का सायरन सुनाई पड़ा। जीप में बैठे सभी लोग सतर्क हो गए थे। इससे पता चलता है एक और अंदाजा के हालात कितने बिगड़े हुए थे कि पुलिस अधीक्षक खुद दौरे पर निकले हुए थे स्थिति का जायजा लेने के लिए। अधीक्षक की गाड़ी जीप के बराबर में आकर रुक गई थी। वे सभी जीप से उतरकर पंक्तिबद्ध खड़े हो गए थे। मुझे सिविल कपड़ों में देखकर अधीक्षक ने कुरैशी से पूछा, जीप में कौन है? कुरैशी ने तत्परता से उत्तर दिया, सर पूछताछ के लिए वरोरा ले जा रहे हैं। पता नहीं कुरैशी की बात का अधीक्षक पर कितना और कैसा प्रभाव पड़ा, लेकिन मेरी हृदय गति बढ़ गई थी। अधीक्षक के जाते ही सब फटाफट जीप में चढ़ गए। सभी ने राहत की सांस ली थी। मैं अभी तक घबराया हुआ था। मैंने कुरैशी से पूछा, मुझे किस मुसीबत में फंसा रहे हो? कुरैशी ने ठहाका लगाया था। इंस्पेक्टर वर्मा ने मेरी हथेली अपने दोनों हाथों में लेकर मुझे आश्वस्त किया था, आज की रात आप हमारे साथी हैं, चिंता बिल्कुल न करें। अचानक एक जगह जीप रुक गई थी। वे सभी जीप से उतरकर इधर उधर खड़े हो गए थे। कुरैशी और वर्मा अलग जाकर खड़े हो गए थे। मैं जीप में ही बैठा था। आने जाने वाले ट्रकों कारों को रोककर जांच पड़ताल होने लगी थी। एक ट्रक आंध्र प्रदेश से लाल मिर्च लेकर आ रहा था। ड्राइवर और ट्रक क्लीनर को पुलिस ने नीचे उतार लिया था। पुलिस उन्हें ट्रक खाली करके चेक कराने की जिद कर रही थी। ट्रक ड्राइवर जानता था इस सुनसान जगह पर ट्रक खाली करने का अर्थ क्या है। काफी देर की खींचतान के बाद ड्राइवर ने एक सिपाही की मुट्ठी में कुछ रुपए ठूंस दिए और ट्रक खाली कराने का नाटक अचानक खत्म हो गया था। तो ये एक भ्रष्टाचार का रूप है जो हमारे सामने वो ला रहे हैं, जो पुलिस भ्रष्टाचार का। 8-10 ट्रकों के साथ यही नाटक दोहराया गया था। मैं जीप में बैठकर ये तमाशा देख रहा था। पुलिस के इस चरित्र पर कुरैशी से कई बार लंबी बहस हो चुकी थी। उसके अपने अनुभव थे। यदि वह ऐसे ना करे तो ऊपर वालों की नजर में अकर्मण्य था। उसकी गोपनीय रिपोर्ट भी खराब हो चुकी थी इसी आधार पर, यानी उसे भी इसी मशीनरी का हिस्सा बनना पड़ा था।
पहले जिक्र हो चुका है प्रसंग में कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कोट करते हैं कि कुरैशी को पुलिस वाला बनने में काफी समय लगा था, तो शायद यही वो वजह रही होगी। कुरैशी के तर्कों की सच्चाई नाप लेने का कोई यंत्र मेरे पास नहीं था। मैंने एक बार कहा भी था, कुरैशी, अपने गुनाहों को छुपा लेने का यह अच्छा तरीका है, अपने ऊपर वालों के सिर दोष मढ़ दो, ऐसे ही ऊपर वाले नीचे वालों को दोषी बताकर बच जाते होंगे। मतलब भ्रष्टाचार का रूप यथावत बना रहता है। ऑफिसर्स हैं तो सुबॉर्डिनेट्स को कोस देते हैं, सुबॉर्डिनेट्स हैं तो ऑफिसर्स के ऊपर सारा दोषारोपण कर देते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की मूल जड़ तक पहुंचने की कोई कोशिश नहीं करता। शायद नियत भी उसको रोकने की ना रहती हो। रात 12:30 बजे हम वणी पहुंचे थे। वणी में उन दिनों मेला चल रहा था। मेले में जैसे ही जीप रुकी, एक एक करके सभी सिपाही इधर उधर हो गए थे। कुरैशी और वर्मा एक चाय की दुकान के सामने पड़ी कुर्सियों पर बैठ गए थे। दुकानदार ने उनकी खूब खातिरदारी की थी। काफी देर तक सिपाही नहीं लौटे थे। इंस्पेक्टर वर्मा ने कुरैशी से पूछा, ये सब कहाँ गए हैं? कुरैशी ने कटुता भरे स्वर में कहा, जाएंगे कहाँ, अपनी माँ बहनों के संग मुंह काला करने गए हैं। उस मेले में काफी मात्रा में ऐसी स्त्रियां आती थीं जो धंधा करती थीं। पुलिस जानते हुए भी उन्हें नहीं हटाती थी। हो सकता है वहां से वसूली ही की जा रही हो। मेरा मन कड़वा हो गया था यह सोचकर ही। ऐसे क्षणों में मुझे लगता था जैसे कुरैशी के सिर पर सींग निकल आए हैं। एक संवेदनशील व्यक्ति के चरित्र में दो चरित्र एक साथ थे। कभी कभी मुझे लगता था यदि कुरैशी पुलिस में ना होता तो शायद एक अच्छा संवेदनशील कवि जरूर होता। ऊपर के प्रसंग को देखकर आपको किसी भी फिल्म में होने वाले पुलिस के चरित्र का सीन याद आ गया होगा, एकदम फिल्मी सीन की तरह, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं करप्ट पुलिस ऑफिसर्स को। मैं ये नहीं कह रही कि पुलिस का यही चरित्र है, लेकिन पुलिस कैरेक्टर का एक चरित्र यह भी है। 2 बजे के आसपास यह डाकू उन्मूलन फोर्स मेले से निकलकर कच्चे रास्तों पर चल पड़ी थी। एक तो गांव में सामान्य पूछताछ करके फिर से पक्की सड़क पर आ गए थे। बरोरा थाने में पहुंचकर रात भर की रिपोर्ट दर्ज कराने कुरैशी और वर्मा अंदर चले गए थे। मैं जीप की सीट पर लेटकर झपकियां लेने लगा था। कुरैशी ने मुझे जगाकर पूछा था, चाय लोगे? एक सिपाही चाय का कप हाथ में लिए खड़ा था। चाय का घूंट भरने से कुछ देर के लिए नींद भाग गई थी। सुबह 5 बजे कुरैशी मुझे क्वार्टर में छोड़कर पुलिस लाइन लौट गया था। मेरी आंखों में नींद भरी हुई थी। लेटते ही सो गया था। काफी दिन चढ़े आंख खुली। रविवार था, इसलिए कोई हड़बड़ी नहीं थी। अपने लिए एक कप चाय बनाकर अखबार के पन्ने पलटने लगा तो एक शीर्षक पर ध्यान गया। किसी गांव में डकैती की एक और वारदात हो गई थी। मेरी आंखों के सामने समूची रात के क्रियाकलाप घूम गए। डाकू उन्मूलन पर निकली फोर्स के कारनामे मेरी स्मृति में दर्ज हो गए थे। आत्मकथा में अब आप बीती लिखने के साथ साथ अपने आसपास के माहौल में क्या घटित हो रहा है वो भी अच्छी तरह साहस के साथ निडर होकर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने जिक्र किया है। हर चीज का, पुलिस महकमों में होने वाले भ्रष्टाचार का बहुत अच्छे से जिक्र है। इसके लिए वाकई बहुत साहस की जरूरत है। दोपहर 2-2:30 बजे कुरैशी फिर पहुंच गया था अपने उसी दलबल के साथ। अधीक्षक ने अपने कार्यालय में बुलाया था। कार्यालय शहर में कॉलोनी से 30 किलोमीटर दूर था। कुरैशी मुझे साथ लेने आया था। मैंने इनकार किया, लेकिन वह माना नहीं। मुझे चलना पड़ा। घोड़पेट से आगे एक 15-16 वर्ष का लड़का कंधे पर थैला लटकाए पैदल आ रहा था। कुरैशी ने जीप रुकवाई और उस लड़के को आवाज दी। पुलिस की गाड़ी देखकर वह डर गया था। कुरैशी ने उसे डांटते हुए पूछा, कहाँ जा रहा है? लड़के ने सहमते हुए जवाब दिया, अपने गांव। कौन सा गांव? कुरैशी ने पूछा। वणी के पास। लड़के ने अटकते हुए कहा, वणी के पास? इतनी दूर पैदल? कुरैशी के भीतर का पुलिस चरित्र उभरने लगा था। हाउस साहेब, पैसे नहीं हैं बस किराए के लिए। लड़के ने रुआंसा होकर कहा, कहाँ से आ रहे हो? कुरैशी ने अगला सवाल दागा। लड़का घबरा गया। चंद्रपुर के किसी होटल का नाम बता रहा था जहां वह काम करता था। होटल मालिक ने छुट्टी नहीं दी, न 4 महीने का बकाया वेतन। लड़के की जेब में इतने पैसे नहीं थे कि वह चंद्रपुर से वणी तक बस में जा सके। माँ की बीमारी की खबर सुनकर वह अपने गांव जा रहा था। पूछताछ के दौरान कुरैशी ने उसे 2-3 थप्पड़ जड़ दिए थे। झूठ बोलता है, सच सच बता, माजरा क्या है?
साहेब मी खरं सांगतो, शपथ ते देवाची। साहब मैं तो सच कहता हूँ, भगवान की शपथ। थप्पड़ लगते ही लड़का मराठी बोलने लगा था। मैं फटी आंखों से कुरैशी को देख रहा था। मुझे अजीब लग रहा था कुरैशी का व्यवहार। मैंने कुरैशी को रोकते हुए कहा, कुरैशी, तुम्हारी नजर में ये झूठा मक्कार, चोर या डाकू कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी जेब में पैसे नहीं है, यह सच है। फिर भी तुम इसे पीट रहे हो। होटल मालिक जिसने इसे वेतन नहीं दिया, उसकी ओर निगाह ऊंची करके भी तुम नहीं देख सकते। इसकी मदद करने या इसका वेतन दिलवा पाने का कोई कानून तुम्हारी पुलिस के पास है, या सिर्फ इसे पीटते ही रहना कानून की दंड संहिता है? यहाँ वे निडर होकर इंटरवीन भी करते हैं, बीच बचाव भी करते हैं, बिना इस बात की परवाह किए हुए कि कुरैशी उनके अच्छे मित्र हैं। मेरे इस हस्तक्षेप ने सभी को क्षण भर को स्तंभित कर दिया था। लड़के में थोड़ी हिम्मत आ गई थी। उसने कुरैशी के पांव पकड़ लिए। साहेब, मी खान बोल तो, मैं सच बोल रहा हूँ, चाहे तो होटल में जाकर पता कर लो। कुरैशी ने उसे जीप में बिठा लिया। चंद्रपुर रेलवे पुल के पास ही एक होटल का नाम उसने बताया था। जीप होटल के ठीक सामने जाकर रुकी। होटल में चाय नाश्ते वालों की भीड़ थी। काउंटर पर बैठा होटल मालिक नौकर के साथ पुलिस को देखकर सक पका गया था। कुरैशी ने उसके मनोभाव ताड़ लिए थे। मैं कुरैशी के पीछे खड़ा था। कुरैशी ने रौब से पूछा, ये तुम्हारे होटल में काम करता है? जी साहिब, क्या किया है इसने? मालिक ने मासूम बनने की कोशिश की। इसे पगार क्यों नहीं दिया? कुरैशी ने सवाल दागा। मैं अभी देता हूँ साहेब, आज एक काम पर नहीं आया था। होटल मालिक ड्रॉर खोलने लगा। कितने महीने की तनख्वाह नहीं दी इसे? कुरैशी ने पूछा। साहेब, आजकल धंधा मंदा चल रहा है, मालिक ने मिमियाते हुए कहा। नौकर को हिम्मत आ गई थी। उसने कुरैशी से कहा, साहेब, 4 महीने से 1 पैसा नहीं दिया। होटल मालिक ने 4 महीने की पगार नौकर के हाथ पर रख दी थी। लड़के के चेहरे पर खुशी की रेखाएं खिंच गई थीं। कुरैशी ने मेरी ओर मुस्कुरा कर देखा। मैंने कहा, कुरैशी, तुम्हारे खाते में एक अच्छा काम जुड़ा। लड़के ने एक बार फिर कुरैशी के पांव पकड़कर आभार व्यक्त किया था। तो ये एक प्रसंग था। इसके बाद अगले प्रसंग की तरफ बढ़ते हैं। बल्लारपुर पेपर मिल्स बल्लारपुर प्रतिवर्ष नाट्य प्रतियोगिता का आयोजन करता था। मराठी और हिंदी नाटकों की प्रतियोगिता रंग कर्मियों के लिए ही नहीं, बल्लारपुर और आसपास के दर्शकों के लिए भी महत्वपूर्ण थी। मेघदूत नाट्य संस्था ने इस प्रतियोगिता में आधे अधूरे, हिमालय की छाया, सिंहासन खाली है, पैसा बोलता है नाटकों का मंचन करके अपनी एक विशिष्ट जगह बना ली थी। कई पुरस्कार भी जीते थे। इस प्रतियोगिता में मुझे कई बार सर्वोत्तम अभिनेता और सर्वोत्तम निर्देशक का पुरस्कार मिला था। आधे अधूरे में सावित्री की और हिमालय की छाया की केंद्रीय भूमिका के लिए चंद्रा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था। इस प्रसंग को पढ़ने के बाद ये तो एहसास होता है कि वे सिर्फ एक सफल कवि और साहित्यकार ही नहीं थे, रंगमंच के एक दिग्गज अभिनेता और निर्देशक भी थे। उसके साथ ही साथ वे एक अच्छे जीवन साथी भी थे। यदि वे चंदा जी को मौका नहीं देते तो चंदा जी की अभिनय प्रतिभा का शायद कभी पता ही नहीं चलता। हम में से बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हमारे घरों की औरतें धार्मिक उपक्रम में ही उलझी रहती हैं, लेकिन मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो औरतों को बाहर जाकर दुनिया को जानने या समझने का मौका देते हैं? जैसे ही मौका मिलता है, हमारे अंदर का पुरुष, वर्चस्ववादी पुरुष जाग उठता है। औरतों को घर में कैद रखने के तरह तरह के उपक्रम किए जाते हैं। कुछ लोग हैं जो लिबरल बनने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हम बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं करते, जैसे बेटे को पढ़ाया है वैसे बेटी को भी पढ़ाएंगे। लेकिन जैसे ही बात उनकी अपनी अर्धांगिनियों पर आती है, वे पुरुषवादी हो उठते हैं। उन्हें बाहर की दुनिया से कैसे रूबरू कराएंगे आप? कामकाजी औरतें तो चलिए समझ में आता है, वो घर के लिए पैसा लाती हैं तो आपको सुहाती हैं, लेकिन घरेलू औरतों का क्या? आपने उन्हें कितने मौके दिए हैं? कभी अपने आप से भी सवाल पूछिए कि सिर्फ हर दोष आरोपण औरतों के ऊपर करके आप भी अपनी इतिश्री कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर हीरालाल वर्मा, किशन शर्मा जैसे मित्र और मार्गदर्शक इसी प्रतियोगिता के माध्यम से संपर्क में आए थे। हीरालाल वर्मा एक अच्छे नाट्य लेखक थे। उनके मर्सी किलिंग नाटक को पसंद किया गया था। किशन शर्मा आकाशवाणी नागपुर के विविध भारती केंद्र में
वरिष्ठ उद्घोषक और मंचों के लोकप्रिय कलाकार थे। मुझे आकाशवाणी में उन्होंने ही परिचित कराया था। बड़े भाई की तरह उनका स्नेह मुझे मिलता था। चंदा उनका बहुत आदर करती थी। मुझे बनाने में किशन शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पर अगर आप जाति की तरफ इशारा करें तो शर्मा जी, मैं समझती हूँ ये सवर्ण जाति के लोग होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ लोग इतने अच्छे हैं जिनका जिक्र है जो जात पात से ऊपर उठकर एक इंसान को इंसान होने का दर्जा देते हैं। तो इसमें हर तरह की प्रसंगों को अहमियत दी गई है। इसे सिर्फ एक दलित की आत्मकथा समझ के रोना पिटना टाइप से नहीं समझा जाए, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। वे जितने अच्छे कलाकार थे उतने ही संवेदनशील इंसान भी, जो मानवीय अनुभूतियों को परख लेने की क्षमता रखते थे। डॉक्टर हनुमंत नायडू से चंद्रपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉलोनी में एक कवि सम्मेलन के दौरान मुलाकात हुई थी। पहली ही मुलाकात में वे अपने से लगे थे। नागपुर महाविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष थे। अच्छे गजलकार होने के साथ साथ नव भारत में व्यंग्य शैली में एक स्तंभ भी लिखते थे। पारिवारिक स्तर पर भी वे बेहद आत्मीय थे। जब भी नागपुर जाना होता था, उनके निवास पहले मोहन नगर बाद में सदर चले गए थे, पर मैं जरूर जाता था। वे मेरे लिए एक ऐसे मार्गदर्शक थे जिन्होंने मेरी कमजोरियों के प्रति मुझे सचेत किया, मेरी भाषा को परिमार्जित किया। उनके सानिध्य में ही विजय व्यास और रज्जन त्रिवेदी कथाकार से परिचय हुआ था। विजय व्यास भी उन दिनों नव भारत में एक साप्ताहिक स्तंभ चला रहे थे। नए उभरते रचनाकारों के लिए यह स्तंभ महत्वपूर्ण था। इसी स्तंभ में विजय व्यास ने मेरी कविताओं को समीक्षात्मक टिप्पणी के साथ छापा था। प्रसिद्ध गीतकार वीरेंद्र मिश्रा जी ने भी मेरी भेंट डॉक्टर हनुमंत नायडू जी से के निवास स्थान पर हुई थी। नागपुर के जाने माने रचनाधर्मी डॉक्टर नायडू के घर पर जमा होते थे। डॉक्टर नायडू मेरी दलित विषयक रचनाओं पर वैसे तो कुछ खुलकर नहीं कहते थे, लेकिन अस्पृश्यता का विचार उन्हें बहुत पीछे का लगता था। कई बार लगता था जैसे कहीं हमारे बीच वैचारिक असहमति है, लेकिन डॉक्टर नायडू के स्नेह इस असहमति को पीछे धकेल देता था। अस्पृश्यता पर बात करना लोगों को बहुत स्वाभाविक है कि ऐसा लगता होगा कि तो बीते ज़माने की बातें हैं, आजकल कहाँ होता है, क्योंकि ये ऊपरी तौर पर तो दिखाई नहीं देता। कम से कम शहरों में तो ऊपरी तौर पर ये दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही मैंने पहले भी इस प्रसंग का जिक्र किया था, जैसे ही आप इस पर बात करते हैं, जाति को लेकर बात करते हैं, तो आपको जातिवादी होने का टैग लगा दिया जाता है और इस बात को साबित करने की भरसक कोशिश की जाती है कि अब तो ऐसा होता ही नहीं। तो एपिसोड खत्म करने से पहले मैं एक कमेंट लेना चाहूँगी जिसे लिखा है सरिता धीरज जी ने। वे लिखती हैं, इसके लिए दलित मेल को अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। इस प्रसंग को थोड़ी देर पहले ही मैंने पढ़ा है, उससे आप जोड़कर देख सकते हैं। धन्यवाद सरिता धीरज जी का, और धन्यवाद आप सब लोगों का एपिसोड देखने के लिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।